नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने मराठा खत्म कर लिया है और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं मुझे कि मराठा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो दीदी या कोई जो मैम बोलते हैं आपने पूरे कवर करवा दिए हैं। तो अच्छा लगा सुन के बेसिकली। तो आज है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ, कौन, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच भारत आए, पुर्तगाली आए, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, उसके बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा साथ में, क्योंकि ये जो बैटल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी, बक्सर, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, चलिए बताइए। आज बिना क्वेश्चन के शुरू करते हैं। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। आप सबको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, और कहाँ आया था वो, कालीकट में आया था। कहाँ आया था, कालीकट में आया था। तो अगर हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन बेसिकली माने तो वो 1498 से शुरू हो जाता है आगमन। तो अगर हम माने कि सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले 1498 में कौन आया था, सबसे पहले 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कहाँ से आया था, वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब से माना जाता है, तो बेसिकली वो 1498 से माना जाता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मोडा था। कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। उसके बाद अल्बुकर्क आया। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि पहला गवर्नर अल्बुकर्क था क्या, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज का कंफ्यूजन होता है। तो नहीं, भारत आने वाला जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को दी अल्मोडा था। अल्बुकर्क बाद में आया था। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1505 में कौन आया था, 1505 में आया था फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब से शुरू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1498। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था, वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट आया था। तो कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा, तो वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। क्लियर। और वो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था, वो फ्रांसिस्को दी अल्मोडा था। वो अल्बुकर्क नहीं था, अल्बुकर्क बाद में आया है 1509 में। ये कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस वही करवाए जाएंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जिन चीजों में जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल और हम उन्हें इजी समझ के छोड़ देते हैं, और फिर हम एग्जाम हॉल में उन्हें गलत कराते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती उन क्वेश्चंस की। तो वही हम करने जा रहे हैं। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर पहला दुर्ग स्थापित किया, बेसिकली जो उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक जो अपना केंद्र है वो कहाँ खोला। क्वेश्चन ये पूछा है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, बताइए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ खोली थी, कोचीन। तो अगर कभी सवाल आता है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो कोचीन में स्थापित किया था। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई लोग कालीकट लगा के आ जाते हैं। कालीकट इसलिए लगा के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये याद होता है कि 1498 में वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा कालीकट आया था, तो हो सकता है कालीकट राइट आंसर। बताइए, आपने एक नंबर खो दिया। अगर आपने कालीकट लगा दिया तो आपने एक नंबर खो दिया, और शायद इसी एक नंबर के कारण आपका सिलेक्शन रुक गया। इसी एक नंबर के कारण आप दूर रह गए सिलेक्शन से, और आपके पछताने के लिए हो गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसलिए करवाए जा रहे हैं। प्रॉपर क्लास भी होंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन एमसीक्यू का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हमसे होती है वो ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कालीकट लगाते हैं, क्योंकि वो यही लॉजिक लगता है कि वास्को डी गामा आया था 1498 में, वो पहुंचा था कालीकट, तो हो सकता है कालीकट हो। लेकिन नहीं, पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में था। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था। आप सबको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अधिकार है वो 31 दिसंबर 1600 में मिला। लेकिन किसने दिया था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने दिया था।
तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, जो कौन थी, इंग्लैंड की महारानी थी। और कब मिला व्यापार करने का अधिकार, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापार करने का अधिकार मिला। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब व्यापार करने का अधिकार मिला, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने दिया था, एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, यानी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। यहाँ पे आपको ये बात जानना जरूरी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले प्रयास किया था 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का, लेकिन वो असफल हुई थी, वो फैक्ट्री नहीं खोल पाई थी। फिर 1611 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली मछलीपट्टनम में। कहाँ खोली, मछलीपट्टनम में। लेकिन मछलीपट्टनम में तो पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि उनकी स्थायी फैक्ट्री कहाँ थी, जहां वो स्टेबल तरीके से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हो पाए, तो वो स्थायी तरीके से अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में 1613 ईस्वी में सूरत में सफल हुए थे। कहाँ सफल हुए थे, सूरत में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूरत में। अगर कभी ऐसा आता है कि पहली व्यापारिक कोठी कहाँ, जैसे इसमें पूछा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी, तो अगर सूरत यहाँ नहीं होता और मछलीपट्टनम होता, तो 1611 में पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में ही स्थापित की थी। लेकिन अगर बात की जाए व्यवस्थित रूप से, यानी कि स्थायी रूप से कहाँ हुई, स्थायी रूप से हुई थी 1613 में सूरत में। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि स्थायी रूप से जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो अंग्रेजों की कहाँ स्थापित हुई थी, तो वो सूरत में हुई थी। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सूरत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। और सूरत में कब स्थापित हुई थी, सूरत में स्थापित हुई थी 1613 ईस्वी। पहली स्थायी कोठी अंग्रेजों की सूरत में स्थापित हुई थी 1613 में और 1611 में मछलीपट्टनम में। तो अगर यहाँ सवाल होता 1611 में कहाँ स्थापित हुई, तो 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। 1611 में कहा, मछलीपट्टनम में, और 1613 में सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिला। और किसने दिया था व्यापार करने का अधिकार, तो एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। किसने दिया था, एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, कौन थी ये, इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, क्लियर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, मैं एक बार आपको सारे क्रम बता देती हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं, विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं, उनका क्रम क्या है भारत आने का। 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। और पहला पुर्तगाली कौन भारत आया था, वास्को डी गामा। कहाँ आया था, कालीकट। तो 1498 में कौन आया, पुर्तगाली। फिर 1600 ईस्वी में कौन आए, 1600 ईस्वी में आए ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। 1602 में आए डच कब आए, 1602 ईस्वी में। फिर 1616 ईस्वी में आए डेनिश। 1616 ईस्वी में कौन आए, डेनिश, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1664 ईस्वी में आए फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि 1498 में कौन आया, 1498 में कौन आए, पुर्तगाली आए। 1600 ईस्वी में कौन आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1602 ईस्वी में कौन आया, डच आए। 1616 में कौन आया, डेनिश आए। और 1664 में कौन आया, तो फ्रांसीसी आए। क्लियर, ये चीज क्लियर हो रही है आपको। 1498 में पुर्तगाली आए, 1600 में ब्रिटिशर्स आए, 1602 में डच आए, 1616 में डेनिश और 1664 में फ्रांसीसी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। हमने पढ़ा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत में आई, ये चीज हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी, बताइए। डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। मैं आपको बता दूं, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में। लेकिन बाद में इन्होंने अपना केंद्र पुलिकट को बना लिया था। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि जिन्होंने थोड़ा ब्रॉड लेवल पे मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, तो डचों का जो व्यापारिक केंद्र है वो पुलिकट माना जाता है।
डचों का व्यापारिक केंद्र पुलिकट माना जाता है। तो जनरली बच्चे आंसर के अगर यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए हुगली की जगह पुलिकट होता, पुलिकट, तो लोग क्या लगा के आ जाते, सारे बच्चे क्या लगा के आ जाते, पुलिकट। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि डचों का जो व्यापारिक केंद्र रहा है वो पुलिकट रहा है, लेकिन गलत है। पुलिकट व्यापारिक केंद्र बाद में बना है। डचों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मछलीपट्टनम। यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए गए हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और चूंकि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसीलिए एग्जामिनर पूछता भी है। वो ये जानना चाहता है कि आपने कितने ब्रॉड लेवल पे चीजें पढ़ी, और यहाँ पे हम एक नंबर अपना खो देते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में अगर हमें ये जानना, हम जानते हैं कि डचों का जो व्यापारिक केंद्र वो पुलिकट रहा है, तो हम लगा के आंसर आ जाए पुलिकट, नहीं, डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। पुलिकट जो केंद्र बना था व्यापार का वो बाद में बना था। ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। तो जो पहली व्यापारिक कोठी कहाँ, मछलीपट्टनम में। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी डेनिश कब आए 1616 में, और फ्रांसीसी कब आए 1664 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1664 ईस्वी। अब बात आती है कि फ्रांसीसियों ने अपनी जो पहली कोठी है वो कहाँ बनाई, मतलब पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों की कौन सी। तो मैं बता दूं कि फ्रांसीसियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, सूरत में बनाई थी। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि फ्रांसीसियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में थी। ठीक है, चलिए फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, अभी मैंने आपको बताया कि 1664 में जब फ्रांसीसी आए हैं तो उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, सूरत में की थी। कहाँ की थी, सूरत में की थी पहली व्यापारिक कोठी। फर्स्ट बार जब वो आए तो फिर बाद में उनका केंद्र बदल गया था। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, डचों के बाद मैंने बताया था डच आए 1602 में, फिर आए डेनिश। डेनिश कब आए, 1616 ईस्वी में। डेनिश कब आए, 1616 ईस्वी में। पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए ये जरूरी जानना आपके लिए। प्लासी की लड़ाई, अब हम जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई के लोगों के बीच हुई, प्लासी की लड़ाई के क्या परिणाम हुए, ये सारी चीजें हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुई, 1757 ईस्वी को। किनके बीच हुई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्यों हुई थी, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। ब्रिटिशर्स को उस समय कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे वहां के जो मुगल शासक थे उनके द्वारा, और वहां बंगाल के जो नवाब था उनके द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्रिटिशर्स द्वारा उन विशेषाधिकार का गलत तरीके से प्रयोग किए जाने लगा। जो कुछ विशेषाधिकार, जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई थी, उनको अधिकार दिए गए थे ब्रिटिशर्स को, उसका नाजायज फायदा वो लोग उठाने लग गए। दूसरी चीज, कलकत्ता की जो किलेबंदी कर दी उन लोगों ने, जो कल उस समय बंगाल में जो कलकत्ता था उसकी उन्होंने अंग्रेजों ने किलेबंदी कर दी। इससे बंगाल के नवाब को ये लगने लग गया कि अंग्रेज कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और किलेबंदी के पहले बंगाल के नवाब से उन्होंने परमिशन नहीं ली। कलकत्ते की जो उन्होंने किलेबंदी की उसके पहले उन्होंने बंगाल के नवाब से परमिशन नहीं ली। तो ऐसा लगने लगा बंगाल के नवाब को कि वो अपने जो अधिकार है उनका गलत फायदा उठा रहे। इस वजह से 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें से सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान एक उनके सेनापति कह लीजिए, उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस वजह से मुझे नाम याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो बेसिकली प्लासी की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को हुई। किनके बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी हुई। ठीक है, और प्लासी की लड़ाई का अगर कभी कारण पूछे तो अंग्रेजों द्वारा उनको दिए गए विशेषाधिकारों का गलत प्रयोग और कलकत्ता की किलेबंदी, किससे पूछे बिना, बंगाल के नवाब से पूछे बिना। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, 23 जून 1757 ईस्वी। क्लियर। अगला सवाल है कि प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए।
प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, वारेन हेस्टिंग्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए, आपको समय दिया जा रहा है। अगर आपने अभी बात सुनी है तो आप ये आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आपको बताया था कि 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था प्लासी की लड़ाई? 23 जून 1757 ईस्वी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे जिन्होंने ब्रिटिशों के साथ गुप्त संधि की? बताइए, सिराजुद्दौला का कौन सा ऐसा सेनापति था जिसने ब्रिटिशों के साथ गुप्त संधि कर ली थी? वो भी इस कारण से कि जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी या सिराजुद्दौला को पद से हटा दिया जाएगा तो बंगाल के नवाब के तौर में उसे नियुक्त कर दिया जाएगा। वो था मीर जाफर। वो कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ एक गुप्त संधि कर ली थी। मीर जाफर सिराजुद्दौला का बेसिकली सेनापति था। कौन था? बेसिकली उसका एक सेनापति था जिसने अंग्रेजों के साथ गुप्त संधि कर ली कि जब सिराजुद्दौला को पद से हटाया जाएगा तो बंगाल का नवाब कौन बनेगा? बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा। इसी वजह से मीर जाफर को जब यहाँ सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हार हुई तो मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब बना दिया गया। सवाल ये भी आता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का नवाब है वो मीर जाफर को बनाया गया। ठीक है, क्लियर। प्लासी की लड़ाई का मुख्य प्रभाव क्या था? प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई कहाँ हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और कहाँ हुई थी? प्लासी कहाँ है? प्लासी कभी कभी पूछ लेता है कहाँ स्थित है। प्लासी स्थित है बंगाल में और भागीरथी नदी के किनारे। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि प्लासी कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्लासी भागीरथी जो नदी है उसके किनारे स्थित है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्लासी कहाँ है? वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बंगाल का नवाब कौन था उस समय? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण हो गया। 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, उसके में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उस सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था जो एक कठपुतली के तौर पे था अंग्रेजों की। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली बंगाल पर नियंत्रण हो गया प्लासी के युद्ध के बाद। क्लियर। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में एक फोटो है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ब्लैक होल ट्रेजेडी की तस्वीर। ब्लैक होल ट्रेजेडी एक घटना मानी जाती है। कहा जाता है कि 20 जून 1757 को, मतलब 20 जून 1757 ईस्वी को, 1756 ईस्वी को, मतलब प्लासी के युद्ध होने के एक साल पहले 20 जून 1756 को बेसिकली जो सिराजुद्दौला था बंगाल का जो नवाब था उसने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था। 146 अंग्रेजों को, अंग्रेज नागरिकों को एक बहुत छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था। ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें से उन 146 लोगों में सबकी दम घुटने से मृत्यु हो गई, जिसमें से मात्र 23 लोग बचे थे। ऐसा एक वहां के अंग्रेज थे हॉलवेल, उनके द्वारा इस घटना का वर्णन किया जाता है कि ऐसी कोई घटना हुई थी। लेकिन कहीं कहीं इतिहास ये भी कहता है कि प्लासी के युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए, प्लासी के युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए इस घटना को अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था मनगढ़ंत, ये भी कहा जाता है। और अंग्रेज कितने धूर्त थे वो आप सबको पता है। तो ये कहानी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई भी थी या नहीं हुई थी। लेकिन अगर कहा माना जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कभी हुई थी तो उससे सवाल बनते। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी? 20 जून 1756 को। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की जो घटना है वो कब हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कब हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी? 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता। ठीक है, 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी।
और क्या कहा जाता है? कहा जाता है 146 व्यक्तियों को सिराजुद्दौला ने एक बंद काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। 146 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? मात्र 23 व्यक्ति। इसी कारण कहा जाता है, इसी कारण फिर 23 जून का 1757 का प्लासी का युद्ध फिर लड़ा गया। 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और ब्लैक फोर्ट ट्रेजेडी में किसने की थी? सिराजुद्दौला ने, जो कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। कब हुई थी ये घटना? 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब और कहाँ लड़ी गई? 23 जून 1757 प्लासी। ठीक है, क्लियर ये सवाल। चलिए अगला सवाल है कि प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशों को क्या लाभ हुआ? प्लासी की लड़ाई के बाद क्या लाभ हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जब मीर जाफर इनको ये कठपुतली के तौर पे बैठा दिया गया बंगाल की गद्दी पर, तो जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वही होगा। और ब्रिटिशर्स को किससे मतलब था? व्यापार से, पैसे से। बंगाल में उनको व्यापारिक अधिकार मिल गया, कर मुक्त व्यापार मिल गया, मतलब उन्हें टैक्सेशन नहीं देना पड़ता था, बिना टैक्स के वो व्यापार करते थे। 24 परगना की उन्हें जमींदारी मिल गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मीर जाफर एक बेसिकली कठपुतली था, जो अंग्रेजों के उसमें नक्शे कदम पे ही काम करता था, और उसे बंगाल का नवाब बनाया ही इसीलिए था सिराजुद्दौला के बाद। फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना। मीर कासिम ने जरूर बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम आएगा, फिर आएगा बक्सर का युद्ध। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया था ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब? आप सबको पता है, मीर जाफर को। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, किस कारण से? कि उसे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बाद बनाया जाएगा। ठीक है, तो कौन बना था प्लासी की लड़ाई के बाद? नवाब मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी? बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। कब लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ी गई थी। क्लियर? किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो जो बक्सर की लड़ाई है वो बंगाल के नवाब, मैंने बताया था मीर जाफर के बाद कौन बंगाल का नवाब बना था? मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना था मीर कासिम। कौन बना था बंगाल का नवाब? मीर कासिम। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था उस समय बक्सर की लड़ाई के समय? शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था शाह आलम। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम। इन तीनों के बीच मतलब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किन लोगों के बीच हुआ? तो बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल नवाब शाह आलम के बीच हुई, जिसमें मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मुगल जो शासक है शाह आलम, इन तीनों ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। तो कभी सवाल आता है कि बक्सर की लड़ाई में किन्होंने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था, वैसे ही बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। तो कभी कभी ये सवाल भी पूछ लेता है, ये सवाल भी पूछ लेता है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर की लड़ाई में जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या जाना आपने? बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई हुई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किनके बीच हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। प्लासी के युद्ध में किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर में किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध से कौन था? शुजाउद्दौला। और मुगल शासन मतलब मुगल प्रशासन की तरफ से, मुगलों की तरफ से कौन लड़ा था? शाह आलम। ठीक है, तो 3 नाम आपको पता चल गए।
इस युद्ध का जो परिणाम हुआ था, इस युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की हार हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जिसके तहत बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ की जो जमींदारी थी वो सौंपनी पड़ गई थी अंग्रेजों को, और अवध को एक बफर स्टेट के रूप में बना दिया गया था। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो कब हुआ था बेसिकली बक्सर की लड़ाई? 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, कौन था ब्रिटिशर्स की तरफ से? हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, बेलेजरी, जॉन लॉ। क्या है राइट आंसर? बताइए। अभी मैंने आपको बताया है कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसलिए टाइम लेती हूँ किसी चीज में कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको रिकॉल तो हो उस चीज का, और एक बार रिकॉल हो गया तो एग्जाम हॉल में हो ही जाएगा। चलिए बताइए, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्या हुआ राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। और रॉबर्ट क्लाइव ने कब किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी के युद्ध में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, और हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में किया था प्रतिनिधित्व। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किनके बीच? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम जो मुगलों की तरफ से मुगल शासन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की सेना का सहयोगी कौन था? बताइए, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम के साथ कौन लड़ा था? मैंने आपको बताया था मीर कासिम कहां से था? मीर कासिम बंगाल से लड़ा था। मीर कासिम बंगाल से लड़ा था। और सुजाउद्दौला कहां से लड़ा था? सुजाउद्दौला अवध से लड़ा था। सुजाउद्दौला कहां से लड़ा था? अवध से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? सुजाउद्दौला। और यहाँ शाह आलम होता तो शाह आलम कौन था? मुगल बादशाह। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को किसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? मैंने आपको बताया था कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था और उसमें ये तीनों लोग हार गए थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, तो 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, और उस इलाहाबाद की संधि में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट राज्य थे ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और 64 में जब बक्सर की लड़ाई हारे तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई किसे? अंग्रेजों को। और किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने, जो मुगल बादशाह था, क्योंकि वो भी लड़ा था ना इस युद्ध में, वो हार गया। तो उससे अंग्रेजों ने क्या किया? शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक है, और यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे शायद द्वितीय नहीं लिखा था मैंने, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। मैंने आपको बताया था बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। लिख दिया था मैंने, तो वो शाह आलम सेकंड था, वो सेकंड शायद लिखता मैं भूल गई थी, शाह आलम लिखा था मैंने, मुगल बादशाह शाह आलम, तो वो शाह आलम सेकंड। तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पे सेकंड ही लिखा था, वो सेकंड ही है। ठीक है, ये बक्सर की लड़ाई में ये हम कर चुके हैं। हाँ, ये हो रहा था कि बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को किसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 1764 में बक्सर की लड़ाई हारने के बाद 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय, जो कौन था? मुगल बादशाह था, इसने प्रदान कर दी अंग्रेजों को। और अवध को क्या बना दिया गया? सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, अवध को बना दिया बफर स्टेट के रूप में।
बफर स्टेट मुख्यतः वो स्टेट हुआ करते थे जो दो लोगों के बीच में जब कुछ वाद विवाद हो जाता था या दो स्टेटों के बीच में बफर स्टेट का काम करते थे, मतलब संधि वगैरह समझौता वगैरह कराने का काम करते थे, जो बेसिकली अंग्रेजों के अधीन ही थे। जो बफर स्टेट था यानी अवध था वो अंग्रेजों के अधीन ही था। तो इस वजह से जब कभी दो स्टेटों के बीच कुछ अनबन होती थी या कुछ संधियां करनी होती थी तो उनके बीच में जो स्टेट का